हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश स्टोरी स्टूडियो पर द सुप्रीम ऑफ गॉड्स की एक न्यू एपिसोड में। हमारी इस स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और भी बहुत से रोमांटिक सीन हैं, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। तो चलो बिना कोई देर किए आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। दीक्षित परिवार के सारे मेंबर्स उस बाघ को पकड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी स्पीड उस बाघ के मैच की नहीं थी। हालांकि नितिन की स्पीड उसके मैच की थी, लेकिन वो इतना घायल था कि अभी उठ भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर मौके पर चौका मारने के लिए यश अपनी लाइटली फ्लोटिंग फेरी का यूज करते हुए उस बाघ के पीछे हो लिया था। लेकिन ये सब होता देखकर दीक्षित परिवार के लोग बहुत ही हैरान थे। अरे अरे ये कौन है? एक मिनट, इसके कपड़ों पर बना निशान तो देखो, ये एम्बलम तो शर्मा खानदान का है। इसका मतलब ये शर्मा खानदान का मेंबर है। दीक्षित परिवार के सदस्य मौत के मुंह से तो बच निकले थे, लेकिन अब भी उनके दिल तेजी से धड़कते जा रहे थे। वहीं नीचे गिरे नितिन ने भी अपनी भारी आंखों के साथ यश को उस ओर जाते देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, जो कि शायद किसी को भी सुनाई नहीं दी थी, इसकी वो टेक्निक, ये कितनी अद्भुत है। इसकी रफ्तार मेरे पीक लेवल की रफ्तार से भी ज्यादा है। ऊपर से इसकी ये तीरंदाजी, इसके तीरों का हर एक निशाना उस बाघ के उस घाव के अंदर जाकर ही लगा था, यानी कि इसका एक भी निशाना नहीं चुका। अभी नीचे गिरा नितिन यही सब सोच रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ये तो बस हमारी स्थिति का फायदा उठाता जा रहा था और सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहा था। हमें ढाल बनाकर ये उस बाघ को मारना चाहता था। बस एक बार वो हमारे हाथ तो लग जाए, फिर हम उसे अच्छे से सबक सिखा देंगे। ये सब एक तीसरी रैंक का लड़का चिढ़ते हुए कहता जा रहा था। हालांकि यश ने उन सबको बचाया था, लेकिन उसके बाद में यश उस बाघ के पीछे चला गया था और इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगे थे। और इस लड़के की ताकत नितिन के बाद उन 500 लड़कों में सबसे अधिक थी। इस लड़के की बात का सपोर्ट करते हुए बाकी के लड़के भी एक नफरत के साथ कहते हैं, हाँ सही, उस लड़के ने तो हमें चारे की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत ही गलत बात है। और खुद छिप कर तीर चलाता जा रहा था। कितना बेशर्म लड़का है ये। और अब तो वो उस बाघ का पीछा करने भी गए हैं। वो लोग यश के लिए अभी नफरत भरी नारेबाजी करते ही जा रहे थे कि तभी रवि, शांत हो जाओ, उस लड़के ने हमारी जान बचाई है। नितिन अपना सर हिलाते हुए उस लड़के को शांत करने की कोशिश करता है। नितिन अभी उस लड़के को शांत करा ही रहा था कि तभी यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक टाइगर किंग की जोरदार दर्दनाक चीख वहाँ चारों ओर गूंजने लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस एक चीख के बाद में वहाँ पर मानो सब कुछ शांत हो गया था, जैसे वहाँ पर कभी कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन यह सन्नाटा बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। और इसी के साथ देखते देखते दीक्षित परिवार के बाकी के डिसाइपल्स के चेहरे के भाव अचानक एक साथ बदल जाते हैं, क्योंकि उन सब के सबको समझ आ गया था कि वो टाइगर किंग अब मारा जा चुका है। और इसी के साथ वो लड़का रवि, जो कि यश के बारे में बुरी बुरी बातें कह रहा था और जिसे नितिन ने शांत करवाया था, वो लड़का फिर से चिल्लाते हुए कहता है, चलो उस ओर चलो। रवि ने ये सब एकदम इंस्टेंट ऑर्डर पास किया था और इसी वजह से वो इस समय चिल्लाता जा रहा था। और फिर देखते देखते वहाँ खड़े दीक्षित फैमिली के मेंबर्स उस दिशा में भागने लगते हैं जहाँ पर टाइगर किंग और यश दोनों गए थे। जब वो सारे के सारे लोग इस समय इस ओर आ रहे थे, उसी टाइम पूर्व दिशा में लगभग 3-4 मील दूर यश एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके हाथ में इस टाइम अपना भारी लोहे का धनुष था। वो बुरी तरह से हाँफता जा रहा था और पसीने से तरबतर था। इसी पेड़ के नीचे एक टाइगर पड़ा था, जिसके सर पर बहुत से तीर धसे हुए थे, वो भी एक ही घाव में। ये वही टाइगर किंग था। पुराने घाव अब एक बड़े गड्ढे का रूप ले चुके थे और वो शक्तिशाली बाघ अब बेजान पड़ा था। उसकी आंखों में मौत की खामोशी और एक अजीब सी हैरानी दोनों एक साथ थी। हैरानी इस बात की कि एक अपने से कमजोर, सबसे कमजोर रैंक 2 के लड़के ने इतने खूंखार जानवर को मार दिया था। बुरी तरह हाँफते हुए पसीने से तरबतर यश अब भी अपने नीचे पड़े उस टाइगर किंग को देखे जा रहा था। यश पता नहीं क्यों अनजाने में अपने तरकश को छूता है और तभी उसे उसमें कोई भी तीर महसूस नहीं होते। एक सेकेंड, मेरे तीर भी खत्म हो गए। यार ये तो बहुत ही करीबी मामला था। आज तो बाल बच गया, वरना बाल क्या, खाल और हड्डियां भी ना बचती। ये बाघ राजा तो उन्हें भी खा जाता। इस समय सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने लाइटली फ्लोटिंग फेरी की प्रैक्टिस की थी। इससे वो रफ्तार में उस खूंखार जानवर का मुकाबला भी कर पाया था। इसके साथ ही उसकी बाईं आंख ने भी उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी, जिससे उसका काम बहुत आसान हुआ था। उसका हर जहरीला तीर बाघ के वाइटल पॉइंट्स पर लगता जा रहा था, जिस वजह से बाघ की डेथ और भी जल्दी हुई थी। और इसी के साथ देखते देखते यश उस पेड़ की डाली से नीचे कूद जाता है और फिर उस बाघ की बड़ी सी लाश को देखने लगता है।
इस समय वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। थोड़ी देर बाद अपनी एक्साइटमेंट को दबाकर वो फिर से गहरी सोच में डूब जाता है। उसे अपने बाएं आंख की मदद से पहले ही सेंस हो गया था कि दीक्षित परिवार के लोग अभी उसी की ओर बढ़ रहे होंगे, लेकिन इन सब के बाद में भी यश को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था और देखते देखते वो वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत, किसी बुद्ध की तरह। वो बाघ की लाश को समेटने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि यश उस बाघ की लाश को ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये मामला थोड़ा पेचीदा था। बाघ का पूरा शरीर 2 से 3 हजार किलो का था। एक साधारण डिसाइपल के लिए इसे हिलाना भी मुश्किल था। ऊपर से इसकी खाल इतनी ज्यादा मोटी थी कि साधारण चाकू उसे काट भी नहीं सकते थे, और इसी वजह से यश उसे हाथ भी नहीं लगा रहा था। और फिर देखते देखते थोड़ी देर में वहाँ पर दीक्षित परिवार के बाकी के मेंबर्स भी पहुँच जाते हैं। लड़के पीछे हट, इस बाघ की लाश पर दीक्षित परिवार का हक है। उस ग्रुप में सबसे आगे दौड़ रहे लड़के रवि ने यश को ये सब बहुत ही गुरूर के साथ कहा था। पहले तो वो यश की ताकत को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन जब उसने देखा कि यश तो बस एक दूसरी रैंक का योद्धा है, तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा तिरस्कार नजर आने लगा था। दूसरी रैंक का योद्धा, ये क्या उखाड़ लेगा। हालांकि उनका एक साथी मारा जा चुका था और दूसरा नितिन, वो थका हुआ था। फिर भी वो 4 लोग थे। 2 लोग दूसरी रैंक पर थे और 2 लोग तीसरी रैंक पर। रवि खुद तीसरी रैंक के पीक पर था और इसीलिए एक रैंक 2 के लड़के के सामने वो डरना तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जबकि ये सब देखकर यश के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान तैर जाती है, मानो उसको रवि की बातों से तो कोई मतलब ही नहीं था। अगर उसे किसी की चिंता थी तो वो सिर्फ नितिन था। रवि शांत हो जाओ, आखिरकार इसने हमारी जान बचाई है। हम बैठकर आराम से बात कर लेंगे और इस टाइगर किंग का क्या करना है उसका फैसला आराम से ले लेंगे। नितिन इस समय रवि के कान में ये सब फुसफुसाता जा रहा था, लेकिन ये सब देखकर यश को अच्छे से समझ में आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और इसी वजह से यश प्रशंसा भरी नजरों से नितिन की ओर देखता जा रहा था। नितिन की समझदारी और अच्छाई को देखकर वो भी बड़ा खुश था और देखते देखते फिर वो मुस्कुराकर बोलता है, वैसे मैं भी यही चाहता था। ये बाघ इतना बड़ा है कि मेरे पास इसे काटने के लिए कोई औजार ही नहीं है और न ही मैं इसे अकेला ले जा सकता हूँ। यश अच्छे से जानता था कि इस बाघ को मारने के लिए नितिन और यश दोनों ने बराबर योगदान दिया था। एक तरीके से नितिन ने पहले उसके ऊपर चोट की और आखिर में यश ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा था। नितिन के दीक्षित परिवार की टीम ने उस बाघ को काफी देर तक उलझाए रखा था और इसी वजह से उनका एक साथी भी मारा गया था, और इसी वजह से यश मुनाफा बांटने को भी तैयार था। वहीं दूसरी ओर नितिन के बात के सम्मान के कारण रवि को भी अनिच्छा से मानना ही पड़ा। ठीक है, तो फिर 80 और 20 का बंटवारा, ये 80% हमारा यानी दीक्षित परिवार का होगा और बाकी बचा 20% तुम ले लेना। रवि इस समय भी यश को बड़े ही तिरस्कार के साथ देखता जा रहा था, जबकि दूसरे पल वहां पर खड़े एक दूसरे लड़के की भी आवाज गूंजती है, हाँ 20% इस लड़के के लिए बहुत ज्यादा ही है। ये बात एक धनुष पकड़े लड़के ने बोली थी जो कि वहां पर पास में ही खड़ा था। इधर इन लोगों की आपस में तू मैं चल रही थी, वहीं दूसरी ओर 80 और 20। यश अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा। यश की इस हंसी से वहां खड़े सारे के सारे लड़के थोड़े हैरान दिखाई दे रहे थे और फिर उनमें से रवि आगे आकर पूछता है, ए बच्चे, तुझे किस बात पर हंसी आ रही है, मुझे बता, यहाँ पर कोई जोक चल रहा है? मैंने तुझे 20% तो देने का ऑफर किया ना, और क्या चाहिए तुझे? इस समय रवि की बातों में गहरी नफरत झलक रही थी। उसे लगा कि उनकी संख्या ज्यादा है तो वो यश को आराम से दबा लेंगे। क्या बात है, चलो मैं बता ही देता हूँ। अब तो 80-20 होगा, लेकिन 80% मैं लूंगा और तुम लोगों को बस 20% मिलेगा। यश ने भी बड़े ही दबंग अंदाज में ये सब कहा था। असल में वो उस टाइगर किंग को 50-50% में बांटने वाला था, लेकिन उस लड़के रवि की बेशर्मी और बड़बोलापन देखकर उसका इरादा बदल चुका था। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, तेरे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से है? क्या तेरे पास इतनी ताकत भी है? चल अब आजा, अपनी ताकत दिखा, मैं भी देखता हूँ तेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तू खुद पर इतना गुरूर लेकर घूमता है। रवि इस लाइन में 4-5 बार गुरूर शब्द बोल चुका था, लेकिन हद से ज्यादा गुरूर तो उसके अंदर ही दिखाई दे रहा था। लेकिन अपनी बातें बोलने के बाद रवि और नहीं रुकता और अपनी चांदी की तलवार अपनी मयान से निकाल लेता है, और अभी उसके चेहरे पर एक खूंखार हंसी दिखाई दे रही थी। नहीं रवि रुको। रवि को आगे बढ़ता देखकर नितिन वहां पर जोर से चिल्लाया था, लेकिन अब तक देर बहुत ज्यादा ही हो चुकी थी। रवि हवा की तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और देखते देखते वो अपनी तलवार को हवा में लहराने लगता है। अब तक उसकी तलवार की बहुत सी परछाइयां हवा में भी दिखने लगी थी और देखते देखते अब वो यश के पैरों पर हमला करना चाह रहा था। दीक्षित परिवार की ये ब्रोकन विंड स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ज्यादा ही फेमस थी, लेकिन इस फेमस टेक्निक को देखने के बाद भी बेकार का हुनर,
यश के मुंह से बस यही निकला था और फिर यश पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने लगता है और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि सबकी आंखों के सामने धुंधलापन सा छा गया था। यश वहां पर बस एक परछाई बनकर रह गया था और फिर देखते देखते यश अपनी एयर पुशिंग टेक्निक और गुस्सा ड्रैगन के मुक्के को एक साथ मिला देता है और उसके शरीर के अंदर का खून अब तेजी से उबलने लगता है। उसके दोनों मुक्कों की ताकत भी अब तक दोगुनी हो चुकी थी और फिर वो होता है जिसका नितिन को डर था। पैंग 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 की आवाज के साथ हवा में एक जोरदार धमाका होता है। यश के पहले मुक्के ने ही रवि के सारे होश उड़ा दिए थे और अब तक उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। वहीं दूसरे मुक्के ने उस चांदी की तलवार को दूर छिटक दिया था और आखिरकार ब्लास्ट मुक्के यानी तीसरे मुक्के के इम्पैक्ट की वजह से रवि एक पेड़ से जाकर चिपक गया था, बिल्कुल किसी छिपकली की तरह। वहीं ये सब देखकर दीक्षित परिवार के बाकी के सारे शिष्य दंग रह गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक तीसरी रैंक का योद्धा एक दूसरी रैंक के लड़के के 3 वारों में हार जाएगा, वो भी इतनी आसानी से। अद्भुत। नितिन की आंखों में इस समय हैरानी साफ देखी जा सकती थी और फिर वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? यश ने अभी भी अपने तीसरे मुक्के का वो पोज बनाए रखा था जिसके साथ वो अपने मुक्के को वापस लेते हुए उसे अपना नाम बताने लगता है। मेरा नाम यश है। वहीं दूसरी ओर पेड़ पर छिपकली बनकर चिपका रवि भी अब तक पेड़ से नीचे गिर चुका था और जैसे तैसे खड़े होते हुए बोलता है, अपनी अच्छी किस्मत समझ बच्चे। उसकी रस्सी जल चुकी थी लेकिन बल अभी भी नहीं गया था और फिर से वो नफरत से बोलने लगता है, मैं तो थोड़ा थक गया था इसीलिए हार गया। अगली बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देगी। और यश भी ये सब सुनकर मुस्कुरा देता है। उसे अच्छे से पता था कि अगर रवि पूरी तरीके से फ्रेश होता और उसके पास सारी की सारी ताकत होती तो भी इस मुकाबले में तो रवि ही हारता। अगर उसे असली खतरा था तो वो सिर्फ नितिन से था जिसकी ताकत एक असली योद्धा के करीब पहुंचने वाली थी। और फिर आखिरकार नितिन के बीच में आने की वजह से वो बंटवारा सही से होने लगता है। 60-40, 60 मेरा और 40 तुम लोगों का, ये मेरा लास्ट ऑफर है। ये यश था जिसने दीक्षित परिवार के उन सभी लड़कों को अपनी बात साफ साफ कह दी थी और आखिरकार नितिन ने भी अपनी सहमति में अपना सर हिला दिया था। यश ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी से काम लिया था। अपने 60% के लाभ में उसने सबसे कीमती अंग जैसे बाघ के दांत, पंजे, खाल और कुछ हड्डियां ले ली थी। बाकी के कम कीमती और भारी अंग उसने दीक्षित परिवार को दे दिए थे और इससे उसे 2 फायदे हुए थे। पहला, उसे भारी सामान ढोने की जरूरत नहीं थी और दूसरा, उसने भविष्य के लिए दुश्मन बनाने के बजाय एक सम्मानजनक समझौता कर लिया था। और फिर 2 घंटे बाद जब वहाँ पर सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका था तो यश वहाँ से विदा लेता है। नितिन उसे दूर तक जाते हुए देखता जा रहा था। इस समय वो भावुक होकर बोलने लगता है, शर्मा खानदान में एक शेर पैदा हुआ है, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने उस टाइम का आकाश भी शायद ही टिक पाता। नितिन के मुंह से जैसे ही आकाश का नाम निकला था रवि का तो मानो दिल ही बैठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। आकाश सूर्यगढ़ के 4 महान जीनियसेस में से एक था जो 2 साल पहले 4थी रैंक पार करके एक असली योद्धा बन चुका था। रवि को नितिन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उस महान योद्धा की तुलना वो इस सिंपल से लड़के से कर भी कैसे सकता है।